Hello everyone, this is Amit Pandey. Welcome to our platform Doubtnut Learn and Fun Humanities. तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज के इस लेक्चर की मैं बात करूं तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसको जो है हम शुरू करने जा रहे हैं और आज है पार्ट 1, यानी कि 2 पार्ट्स में जो लेक्चर है पूरा आएगा। पार्ट 1 आज है और पार्ट 2 जो होगा वो नेक्स्ट वीक आएगा आपका। पार्ट 1 की मैं बात करूं तो उसमें हम जो है जो भी जो टॉपिक की आउटलाइंस हैं, जो भी चैप्टर की आउटलाइंस है वो हम ड्रॉ करेंगे और बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो अर्थ है इसके इंटीरियर में क्या क्या भरा हुआ है ना, क्या क्या है आखिर हमारे अर्थ के अंदर। वो सब जो है हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे और पूरा डिटेल में जो है इस चैप्टर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इस चैप्टर के बारे में कि बेसिकली हमें करना क्या है। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो हम एक्चुअली रिलेट नहीं कर पाते, है ना, हम ना एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी में। सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है काइंड ऑफ इमेजिनेशन का गेम होता है कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहे हो, कितना अच्छा आप अपने माइंड में चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हो, वो जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। दूसरा होता है कि आप चीज़ों को रिलेट कितना कर रहे हो, है ना। जैसे मैंने पिछला जो चैप्टर करवाया था ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसमें हमने देखा कि हमारा जो यूनिवर्स था वो कैसे ओरिजिनेट हुआ और हमारा अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो प्लैनेट्स बने। और फिर हमने अर्थ के बारे में जाना था उसमें, और हमने ये भी जाना था कि भैया हमारे अर्थ में जो भी चीजें हैं वो काइंड ऑफ क्या है, वो लाइक डायनेमिक है ना, स्टैटिक नहीं है। आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे वो उसमें जो चीजें भरी हुई हैं अंदर, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको चीजें मिलती जाएंगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो जो चीज है वो अर्थ के अंदर मिलेगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अर्थ के अपर वाली जो पोर्शन है उसमें मिलेगी। हमने कुछ जो चीजें हैं वो उस चैप्टर में जानी है ना। इसमें जो है बेसिकली डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हमारे अर्थ में जो बेसिकली चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्यों ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो आते हैं, सीस्मिक वेव्स क्या होता है, हर एक चीज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में, ठीक है ना। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो बिलीवर्स बैच है ये लॉन्च हो चुका है 2.0। तो इस बिलीवर्स बैच की बात करें तो 11th क्लास के लिए जो खास बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनके लिए जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि 11th में जो ह्यूमैनिटीज़ बच्चे लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, लाइक कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बाहर भी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो हमने ध्यान देना शुरू किया है और फाइनली हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लॉन्च हो चुका है, सेकंड जो है फिर से लॉन्च कर दिया हमने 2.0 करके, ठीक है। सीयूईटी लेवल तक हम इसमें तैयारी करवाएंगे। आपको पता होना चाहिए सीयूईटी क्या है, कि इन केस अगर आप 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उस लेवल तक की हम आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिटेल में लेक्चर्स मिलेगा, टीचर जिस स्लाइड पे आपको पढ़ाएगा वो टीचर्स की स्लाइड्स आपको मिलेंगी और इसके अलावा आपको 1 शॉट लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई थ्योरी में जो है 1 शॉट लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एग्जाम टाइम पे ये जो 1 शॉट है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और क्या मिलेगा भाई यहाँ पे पूरा एक आप बोल सकते हो फीचर्स का पूरा बूफे है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। हर चीज़ जो है आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। और स्पेसिफिकली मैं बताऊं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, उनके लिए जो पूरा कोर्स है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ना। और यहाँ पे सुपर फीचर्स की बात करें तो सीयूईटी के जो लेवल की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, A to Z सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डिटेल में हम कवर करवाएंगे। लाइव सेशन, जूम सेमिनार होंगे बेसिकली आपको गाइड करने के लिए, आपको आगे करियर में करना क्या है वो सारी चीजें करने के लिए आपके आगे सेशन भी होंगे। और यहाँ पे सुपर 5 मिनट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी जो है आपको दिए जाएंगे, है ना। चलिए तो भाई प्राइस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो प्राइस आपको 7,999 जो है पे नहीं करना है। आपको सिर्फ कितना पे करना है, आपको 3,999 जो है पे करना है। सिंपली आपको जो बिलीवर्स कूपन कोड है इसको यूज करना है, इसको अप्लाई करना है और आपकी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो 3,999 जो है आपको यू हैव टू पे ओनली 3,999, ठीक है। अच्छा, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। कब तक है तो 31 मई तक है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो और आप आज ही जो है इस कोर्स को अवेल करो। व्हाट्सएप अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे जो है आप कॉल करके भी पता लगा सकते हो 0124758250 या फिर व्हाट्सएप 9289119544, ठीक है। चले तो ये तो था आपके लिए एक बहुत ही जरूरी आप इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। अच्छा, अब जो है ना हम थोड़ा सा अपने चैप्टर पे आ जाते हैं और थोड़ा शुरू कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को, अपने इस प्यारे से चैप्टर को। अच्छा, चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आपको एक मन में ना क्वेश्चन, हमेशा ना अपना माइंड ना क्वेश्चनिंग रखा करो कि मन में आपके सवाल आने चाहिए हमेशा कि यार ठीक है, ये अर्थ हमारा अंदर क्या है, अंदर से कुछ ना कुछ है अर्थ के अंदर। पहले लोग बोला करते थे अंदर से हॉलो शेप में हमारी अर्थ, फिर बाद में पता चला नहीं, हमारे अर्थ जो है यहाँ पे अलग अलग जो चीजें, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जैसे जैसे अर्थ की डीपेस्ट वन में जाते जाओगे वैसे यहाँ पे जो मटेरियल है वो भी चेंज होता दिखाई देगा।
अब यहाँ पे बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, बहुत सारी जो हाइपोथेसिस है वो आई, और फिर हमने काफी सारी जो चीजें हैं वो जानी यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली हमारे अर्थ का रेडियस कितना है, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई हैं, हमारी अर्थ जो है अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लाइक जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कोर बोलते हैं, उसके बाद मेंटल होती है, उसके बाद सबसे वाली ऊपर जो लेयर होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, उसे क्रस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो लेयर आती है मेंटल आती है, एंड जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कोर बोलते हैं। ये जो है सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो इनको जो है थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे और थोड़ा सा और ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, और सारी जो चीजें हैं बेसिकली होती हैं हमारे अर्थ पे कि हमारे अर्थ को कैसे आते हैं, है ना। सीस्मिक जो वेव्स होती हैं, जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, इनका क्या रोल होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम अर्थ की बात करें भाई, तो अर्थ का जो आप बोल सकते हो जो हमारा रेडियस है अर्थ का वो कितना है, वो 6370 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो रेडियस का मतलब आई होप आप सब जानते होंगे, है ना, 10th में तो पढ़ा होगा ना। तो ये हमारा अर्थ है, मान के चलो, तो लेट्स से ये जो है ना, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अर्थ के अंदर चलते चले जाओगे, बीच में बिल्कुल पहुंचोगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है 6370 किलोमीटर जो है अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये रेडियस है। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर पूरा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अर्थ का जो रेडियस है कितना है, वो 6370 किलोमीटर है। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हो अंदर नहीं आ सकता। हमने जो भी लाइक एविडेंसेस जो भी कलेक्ट किए हैं वो आप बोल सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से किए हैं, है ना। कुछ जो चीजें अर्थ के अंदर से निकलती हैं, है ना, उन सारी चीजों से हम यानी कि हमने जितना अर्थ को खोल लिया है उन सारी चीजों से जो है हम जज करते हैं बेसिकली कि हमारा अर्थ का जो है कितना आप बोल सकते हो रेडियस, अर्थ के अंदर जो है क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। मतलब कोई नहीं जानता, मतलब कोई भी जो है अर्थ के अंदर तक, अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है नहीं गया और ना कोई जा सकता है, क्योंकि अर्थ के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आप अगर हर किलोमीटर पे, हर 32 मीटर की बात जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब अंदर जैसे जैसे जाओगे आप वैसे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता रहेगा, और ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो ज्यादा कोई अंदर जा ही नहीं पाता। सिर्फ हम कितना गए हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सिर्फ हम 12 किलोमीटर ही अंदर जा पाए हैं अभी तक, है ना। सिर्फ हम 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर ही अर्थ के अंदर जा पाए हैं। तो हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पर जो है हम थोड़ी सी हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, थोड़ा सा हमारी जो परिकल्पना होती है ना कि ये हो सकती है चीजें अर्थ के अंदर, तो वो हमें मिली है, ठीक है ना। तो उन सबके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, अंडर सच कंडीशन यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एज सच टाइप। मतलब यहाँ पे होता होगा कि भाई आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में इतना सारा कुछ लिखा गया है, तो ये किस बेसिस पर लिखा गया है। जब हम अर्थ के अंदर गए ही नहीं है तो किस बेसिस पर जो है इतना कुछ लिख दिया कि हमारे अर्थ के अंदर ये चीजें हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे 2 सोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम पता लगाते हैं अर्थ के बारे में, कि 2 सोर्सेज हैं बेसिकली, इनडायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज, है ना। डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, ये 2 सोर्सेज है जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई हमारे अर्थ के अंदर क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है सोर्सेज की, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। तो 2 सोर्स हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अब अच्छा नाम से लग रहा है ना कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होगा, जो चीजें हमें डायरेक्टली मिल रही है, जिसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो क्या हो गया, वो हमारा डायरेक्ट सोर्स हो गया। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे हम कुछ जो चीजें हमें मिली हैं, कुछ जो इनडायरेक्टली चीजें हैं, है ना, कुछ वेव्स हैं, कुछ एक्टिविटी जो है उनसे हम पता लगा रहे हैं कि हाँ अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सोर्स की, तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज है, तो आपने देखा होगा ये जो डीप ओशन ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक होता है ना, जब समुद्र होता है, समुद्र के अंदर क्या करते हैं ये लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, बेसिकली समुद्र के अंदर खुदाई करते हैं। अब जैसे मान के चलो क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है ना। तो भाई डीप सी के अंदर जब ड्रिलिंग्स होती हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली हम और अंदर पहुंच चुके हैं ना। यहाँ पे जब ड्रिलिंग्स होती हैं तो हमें यहाँ पे नई नई चीजें पता लगती हैं। जब नीचे अर्थ के समुद्र के अंदर खुदाई होती है डीप, तभी तो बोला जा रहा है ना यहाँ पे डीप ओशन ड्रिलिंग्स, जो डीप ओशन में जाके हम ड्रिलिंग करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो भी इसके अंदर मटेरियल आता है उसको रिसर्च किया जाता है, इस पर रिसर्च होती है, फिर जो है यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी कंक्लूजन निकालते हैं कि बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर क्या है। दूसरा क्या है भाई, अब यहाँ पे बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, यहाँ पे क्या है भाई, कोला कहाँ पे है, तो रशिया में है। तो कोला इन आर्टिक ओशन हैज सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। तो भाई ये जो कोला में काइंड ऑफ यहाँ पे आप बोल सकते हो रशिया के आसपास ही जगह है। तो यहाँ पे ये डीप आर्टिक ओशन में जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो यहाँ पे कितनी खुदाई हुई थी, यहाँ पे ड्रिलिंग कितनी हुई थी, तो
12 किलोमीटर, तो ये हाईएस्ट अब तक का, यानी कि 12 किलोमीटर से अंदर हम अभी तक अर्थ के अंदर नहीं जा पाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड माइंस तो आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में क्या है, गोल्ड माइंस है, तो उसके अंदर जब ड्रिलिंग होती है, आपने देखा ना जो रैट होल माइनिंग होती है, आपने सुना होगा रैट होल माइनिंग के, तो हमें जैसे मान के चलो ये सोना अंदर है तो रैट होल माइनिंग होती है, तो हम ऐसे करके रैट होल काइंड ऑफ बनाते हैं और अंदर जाते हैं। इससे भी क्या होता है भाई, हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है ये लोग अर्थ के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ पे सोना निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोना तो निकाल रहे हैं, हम लाइक मिनरल्स को तो एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम अर्थ के अंदर जो मटेरियल हमें मिल रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमें जो लेयर्स मिल रही हैं, जो मटेरियल मिल रहा है, उससे भी हम जज कर पा रहे हैं कि भाई अर्थ के अंदर और क्या हो सकता है, ठीक है। तो गोल्ड माइंस जो है इनसे हम पता लगा लेते हैं। और क्या भाई, वोल्केनिक इरप्शन। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वो क्या है, वो है वोल्केनिक इरप्शन। अब क्या होता है भाई, जो वोल्केनिक है यानी कि जो वोल्केनो है जब इरप्ट होता है तो क्या होता है भाई, मैग्मा निकलता है। मैग्मा मतलब जो लावा होता है, मैग्मा जब ऊपर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, तो हम उसे लावा बोल देते हैं। तो लावा जो होता है, मैग्मा जो होता है, मैग्मा किसके अंदर भरा होता है, तो हमारी जो मेंटल वाली लेयर है, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट की है, उसके जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है, मेंटल की है। जो लोअर मेंटल होता है भाई, उसमें क्या भरा होता है, उसमें जो है लावा भरा होता है। लावा होता है, जब लावा ऊपर निकलता है तो लावा क्या है भाई, लावा जमीन के अंदर से निकल रहा है और जमीन के बहुत अंदर से निकल रहा है लावा, और जब अंदर से निकलता है तो अपने साथ साथ जो है, अपने साथ साथ बहुत मटेरियल को भी लाता है ना। तो उस लावा को क्या करते हैं वो लोग, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो रिसर्च वगैरह करते हैं उस लावा पे और फिर पता लगाते हैं कि भैया अर्थ के अंदर और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है अर्थ के अंदर, कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के अंदर भरे हुए हैं। तो भाई ये जो वोल्केनिक इरप्शन होता है जिससे लावा मिलता है, उस लावा पे भी रिसर्च की जाती है और उससे भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। अच्छा, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज काफी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे इनडायरेक्ट सोर्स की बात करूं तो इसमें आता है मीटियोइड्स, है ना। अब मीटियोइड्स क्या है भाई, तो मीटियोइड्स भाई अर्थ के अंदर तो पाए नहीं जाते, मीटियोइड्स तो भाई हमारे स्पेस में है ना, हमारे स्पेस में। और आपने देखा होगा कई सारे जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं पृथ्वी पे, और उनकी रिसर्च करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मीटियोइड से कैसे पता लगा सकते हैं हमारे अर्थ के अंदर क्या है, ये स्पेस से कोई चीज नीचे गिर रही है तो वो हमें कैसे बताएगी कि अर्थ के अंदर क्या है। तो आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था ऑरिजिन ऑफ अर्थ में, तो हमारा अर्थ भी तो ऐसे ही बनाया ना। ये काइंड ऑफ जो मीटियोइड्स हैं क्या है, काइंड ऑफ ये क्या है, ये काइंड ऑफ उससे गुजर रहे हैं। प्लैनेटेस्मल जो थ्योरी है, यानी कि प्रोटो काइंड ऑफ प्लैनेट है ये अभी प्लैनेट बनने की प्रोसेस में है। ये छोटी छोटी क्या है, पार्टिकल्स वगैरह हैं जो क्या कर रहे हैं, अर्थ में रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा अर्थ भी ऐसे ही बना है भाई, आज से करोड़ों साल पहले हमारा अर्थ भी तो ऐसे ही बना है ना। जब एक्रीशन का प्रोसेस हुआ था, जब फ्यूजन हुआ था, तो क्या हुआ था बेसिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे जो मटेरियल थे उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था और मिलकर क्या बनाया था, एक अर्थ बनाया था, एक प्लैनेट फॉर्म किया था। तो ये जो मीटियोइड है ये भी तो उसी का पार्ट है ना। तो काइंड ऑफ जो मीटियोइड का मटेरियल होगा वही तो हमारे अर्थ के अंदर का मटेरियल होगा ना। तो आप बोल सकते हो मीटियोइड का भी पता लगा के हम हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसका हम पता लगा सकते हैं, है ना। ग्रेविटेशन, हम ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू भी आप बोल सकते हो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है वो भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से काइंड ऑफ फोर्स होता है, काइंड ऑफ फोर्स, है ना, एक फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सारी जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह है वो चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक चुंबकीय बल जो होता है उसकी बात हो रही है ना। सिस्मिक एक्टिविटी, तो सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, तो आपने देखा होगा हमारे पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, है ना। जब भूकंप आता है तो जो लाइक वेव्स होती हैं, है ना, जो वेव्स होती हैं, जो हमें वेव्स मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे। आज पार्ट 1 है तो आज थोड़ा सा आप जान लो, पार्ट 2 में जो है इन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले, डिटेल में जानेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें कैसे पता लगता है, बेसिकली क्या होता है, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा सुन के। तो आई होप आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो जान रखा होगा, सबको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि भैया जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका क्या होता है, अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तभी तो आप कोई भी चीज ऊपर उछालते हो वो सीधा नीचे आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमारे अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें कैसे पता लगता है कि भैया भाई ये जो अंदर हमारे अर्थ के अंदर क्या माल भरा हुआ है, क्या चीजें भरी हुई हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सर्फेस। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हमारी जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है कैसा है, काइंड ऑफ जियोइड शेप है ना, हल्का सा ऊपर से बल्ज है ना, ऐसा करके हल्का सा बल्ज है ना, फिर ये ऐसा आता है, फिर हल्का सा बल्ज है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ शेप है हमारे अर्थ का। मेरी ड्राइंग जज मत करना प्लीज बेटा, है ना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो फिर से बना के दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। तो हमारी अर्थ की शेप कैसी है, तो काइंड ऑफ ऊपर क्या है, बल्ज है ना, ऐसी है हमारी अर्थ की शेप, ऐसी मान लो आप, ठीक है। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर है अर्थ का, ये हमारे बिल्कुल सेंटर है,
ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस, यानी कि जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं है ना। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स, यानी कि जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो पोल्स हैं, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां पे काफी ज्यादा है, और लाइक जो इक्वेटर पे एंड लेस एट इक्वेटर, इक्वेटर जो है, यानी कि इक्वेटर क्या है हमारी, इक्वेटर ये है हमारा, इक्वेटर क्या है हमारा, इक्वेटर ये है, तो इक्वेटर पे जो फोर्स है, किस फोर्स की बात हो रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द एट द पोल्स, यानी कि सेंटर से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, हमारे अर्थ का सेंटर जो है, यहां से पोल की जो डिफरेंस है, पोल का और जो हमारा जो इक्वेटर है, इसका जो डिफरेंस है ये काफी कम है, और यहां पे इक्वेटर से अगर मैं बात करूं, सेंटर से हमारे इक्वेटर तक का डिस्टेंस बात करूं, तो ये काफी ज्यादा है। तो यहां पे वही लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर, तो यानी कि इक्वेटर और सेंटर की बात करूं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर से पोल का। अब यहां पे देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो, यहां पे इतना सारा डिफरेंस है, ये इतना डिफरेंस है इक्वेटर और सेंटर का, और यहां पे इतना कम डिफरेंस है ना। और यहां पे क्या होता है, आप सोचो, अब यहां पे क्या है, अब यहां पे साइंटिस्ट को पता चला कि देखो पोल पे क्या है, पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पे वही तो लिखा है कि इट इज ग्रेटर नियर द पोल, पोल पे ज्यादा है, तो उससे क्या पता लगाया साइंटिस्ट ने, तो पता ये लगाया कि जो हमारा अर्थ का सेंटर होगा ना, हमारे अर्थ का सेंटर, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या होगा, हमारे अर्थ के अंदर जो डेंसिटी है, जो भी वहां पे मटेरियल होगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो मतलब क्या होगा हमारे अर्थ के अंदर, तो हमारे अर्थ की अगर कोर है, बिल्कुल इनर कोर में जाओगे तो उसमें क्या भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, निकल भरा हुआ है, तो वही इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। हमारे अर्थ क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो काफी कम है ना, एज कंपेयर टू कोर। तो यहां से साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि हमारे अर्थ कोर के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, है ना, क्या भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, निकल भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को पता क्या लगा, साइंटिस्ट को पता ये लगा कि जब आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो या फिर साउथ पोल पे खड़े हो, तो यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर की, वो क्या है, वो कम है, और यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है। ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो इक्वेटर काफी दूर पड़ रहा है, देखो बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस है। तो यहां पे अगर आप खड़े हो इक्वेटर पे, तो वहां से अगर आप थोड़ा सेंटर पे जाओगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है ना। तो यहां से कोर से हमने क्या पता लगाया? कोर से हमने पता लगाया कि भाई कोर का जो हम कोर है या फिर जो सेंटर बोल लो आप, उससे जो पोल पे जो आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है, यानी कि सबका डिफरेंट है। इससे हमें ये भी पता चला कि अर्थ पे हर जगह जो है अलग अलग हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वही चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें कैसे पता लगता है। अब अच्छा, अब इसकी बात करूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता होना चाहिए, जो पता क्या होना चाहिए कि भाई हमारे अर्थ पे क्या होते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे अर्थ की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब क्या है भाई? जो काइंड ऑफ जो चुंबकीय बल जो होता है ना। अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूं इसे, तो हमारी ये अर्थ है ना, और ये अर्थ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? तो आपको पता होना चाहिए हमारे अर्थ के अंदर क्या है भाई, काफी सारा आयरन वगैरह भरा हुआ है ना। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा? अब आप थोड़ा सा जज करके बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा, नॉर्थ पोल पे या फिर इक्वेटर पे? क्योंकि ये तो काफी दूर है। तो आप ये थोड़ा सा आप कमेंट में बताओगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है कहां पे ज्यादा होगा, नॉर्थ पोल पे ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होगा? मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ क्या बता रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे आयरन कंटेंट ज्यादा होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां पे आयरन कंटेंट ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता लगाया कि अर्थ के अंदर जो है क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या मटेरियल जो है वो भरा हुआ है ना। तो ऐसी काइंड ऑफ जो सिस्मिक वेव्स होती है, इनसे हम पता लगा लेते हैं। ये जो है फिलहाल हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अभी इतना जान लो कि ये क्या है, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या अंदर भरा हुआ है, हमारे अर्थ के अंदर हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर जो है अंदर वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे, है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको जो लाइक जो पहले पढ़ के आए हो ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आपकी क्लास 7th में भी चैप्टर है शायद, क्लास 6 में 7th में है शायद, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें आप पढ़ के आए हो शायद, है ना, कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर जो है कैसा है। तो वो कैसा है भाई? स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है, डायनेमिक है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो द स्ट्रक्चर द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटीन्यूअसली रीशेप्ड बाय बोथ द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो भाई एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये फोर्स का मतलब आई होप आपको पता होगा। एंडोजेनिक फोर्स मतलब जो हमारे अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं, हमारे अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं, इसकी बाहर सरफेस पे चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, है ना, इंटरनली। और यहाँ पे एक्सोजेनिक क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक का मतलब एक्सटर्नली, यानी कि जो बाहर जो वेदरिंग प्रोसेस हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? इसे हम बोल देते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। यानी कि अर्थ के एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो सरफेस पे चेंज आ रहे हैं, सरफेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं,
एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, रीशेप होता रहता है, एक शेप नहीं है। कहीं भी आप जाओगे आपको एक शेप नहीं मिलेगी, कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, रीशेप होता रहता है। ठीक है, कहीं आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, कहीं आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, कहीं आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, तो हर जगह जो है आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट दीज प्रोसेस आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो भाई ये क्या है, ये काइंड ऑफ जो प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं। जियोमॉर्फिक मतलब, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब चेंजेस, जो भी हमारे अर्थ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या होता है, ये जो दो चीजें हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि अंदर अर्थ के क्या चल रहा है और अर्थ के बाहर क्या चल रहा है ना, उस पे जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो है कॉन्टिन्यूसली क्या आते रहते हैं, अलग अलग जो चीजें हैं बनती बिगड़ती रहती हैं, है ना, रिशेप करता रहता है हमारा अर्थ कॉन्टिन्यूसली। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डायस्ट्रोफिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय डायस्ट्रोफिज्म? तो देखो, डायस्ट्रोफिज्म की बात करूं तो डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस बाय विच अर्थ सरफेस इज रीशेप्ड थ्रू द रॉक मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जो भी रॉक्स का मूवमेंट हो रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, जो भी चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ठीक है ना, दिस इंक्लूड्स द ऑरोजेनिक। ऑरोजेनिक का मतलब क्या होता है, ऑरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन्स बिल्डिंग। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है एप्रोजेनिक। एप्रोजेनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। तो अगर ऑरोजेनिक की बात करूं, ऑरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन्स बिल्डिंग, और अगर मैं एप्रोजेनिक की बात करूं, इसका मतलब होता है कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग। और इसको इस कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट बड़े बड़े फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे ऑरोजेनिक में क्या होता है, बड़े बड़े माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन होता है काइंड ऑफ, ये क्यों हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने बताया ना कि भाई हमारे अर्थ के अंदर भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक जो टेक्टोनिक प्लेट्स है कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप बोल सकते हो एकदम, आप बोल सकते हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो मूवमेंट होता है हमारी प्लेट्स का। ठीक है, ये काफी मैटर करता है। हमारी जो अर्थ का जो इंटीरियर है, अंदर जो प्लेट्स है हमारे अर्थ की, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या, वन ऑफ द रीजन है कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो चेंज हो रहा है ना। जब जो हमारे अर्थ की प्लेट्स ऐसे मूव करती हैं तो क्या होता है, माउंटेन्स बन जाते हैं। जब ऐसे करती हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत बड़े फॉल्स वगैरह, ट्रेंचेस वगैरह बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है ना। तो देखो, अगर इनकी मैं बात करूं तो देखो, ये जो सारी चीजें बेसिकली किसका पार्ट है, तो ये डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द अर्थ सरफेस इज रिशेप्ड थ्रू द रॉक मूवमेंट। तो रॉक मूवमेंट जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उससे जो भाई हमारे अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी अर्थ की सरफेस जो है रिशेप हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू द क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो वैसे तो तीन होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं मेन में जो होते हैं तीन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं बेसिकली, अपर कोर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर के भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, है ना। तो वैसे मेनली तीन ही होते हैं। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। अब यहाँ पे एक चीज और है, यानी कि आप बोल सकते हो हम किस पे हैं, हम तो भाई हम पूरी हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी पूरी दुनिया जो किस पे बसती है, ये भाई ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, इस पे है ना। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो, पहाड़ वगैरह देखते हो, जो भी आप देखते हो, ये सब किस पे है, तो ये सब हमारे क्रस्ट वाला जो पोर्शन है ना, इस पे है ना। और जैसे आप क्रस्ट के अंदर अंदर जाओगे, है ना, तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो टेम्परेचर जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जनरली द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स। यानी कि अगर 32 मीटर आप नीचे जाओगे, हर 32 मीटर बाद जो है आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है ना। तो दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि जैसे जैसे आप जाओगे तो जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी। यानी कि क्रस्ट पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू मेंटल एंड एज कंपेयर टू कोर। तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे, चीजों की जो डेंसिटी जो है ना, यानी कि जो भारी चीजें हैं वो आपको अर्थ के अंदर मिलेंगी, ये आपको समझना हो। दूसरी चीज क्या है, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वैसे ही वैसे जो है बढ़ता जाएगा। सोच के देखो, 32 मीटर अंदर जा रहे हो आप, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप सोच के देखो, 32 अगर आप मान के चलो, अगर आप कितने चले गए, ये 32 मीटर मतलब 32 × 100, है ना। 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ रहा है, यानी कि 10 डिग्री कितना बढ़ जाएगा, तो 320 मीटर पे। और अगर आप वही 100 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, 100 डिग्री अगर आप 3200 मीटर अंदर चले गए, यानी कि सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर चले गए, 3-3.5 किलोमीटर नीचे चले गए, तो भाई 100 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोच के देखो कि कितना अंदर जो है पृथ्वी के टेम्परेचर है। और सोच के देखो, हमारी अर्थ तो बहुत ज्यादा अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है ना। अर्थ के अंदर चले जाओगे कम से कम 12-13 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद जो है पूरा अर्थ
आप पार कर पाओगे, है ना। मैंने बताया था रेडियस 6500 से ऊपर रेडियस है, तो अर्थ के अंदर जब बीचों बीच जाओगे तो 6500 किलोमीटर आपको अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अर्थ के अंदर कोई जा ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द क्रस्ट द कोर। जनरली द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे आप इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा हर 32 मीटर के बाद। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्रस्ट के बारे में। जो क्रस्ट पोर्शन है, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जिस क्रस्ट, जिस पार्ट में हम लोग रह रहे हैं, हम पूरे इंसान या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं, वो सब किसमें आते हैं भाई? ये जो आते हैं किसमें? क्रस्ट में। तो ये क्या है बेसिकली? ये हमारा आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ का, है ना। द क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे थोड़ी सी मटेरियल की बात हो रही है कि बेसिकली जो हमारी क्रस्ट है, तो इसमें ये किस मटेरियल से मिलके बनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी अर्थ की जो बेसिकली क्रस्ट पार्ट है, तो बिल्कुल ऊपर है आउटर मोस्ट पार्ट पे, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको देखने को, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, है ना, सियाल बोलते हैं। सियाल, SI और एल्यूमिनियम AL, ठीक है। तो इसे क्या बोल देते हैं? सियाल बोल देते हैं, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, है ना। तो यहाँ पे क्या बेसिकली देखो, ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट वाला पार्ट क्या है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्या पता होना चाहिए, जैसे हमारी ये क्रस्ट है, ये क्या है भाई, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलती हैं, जो आपको पेड़ वगैरह जो भी खड़े हुए दिखाई देते हैं, हम ह्यूमन बींग्स वगैरह सब इस पर रहते हैं, है ना। फिर क्या है भाई, फिर ये ओशन आ जाता है, ओशन भी तो आ जाता है ना, ये ओशन। तो ओशन की जो जमीन होती है, इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम जो है ओशनिक क्रस्ट बोल देते हैं या फिर लोअर क्रस्ट बोल देते हैं। यानी कि जब आपको कोई ओशन में फेंकेगा, तो ये ऐसा थोड़ा ना कि ओशन के अंदर जमीन नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो पैर टिकेंगे ना आपके। इनकेस अगर कोई आपको उठा के समुद्र में फेंक देता है, तो ऐसा थोड़ा ना आप सीधे नीचे गिरते रहोगे, कहीं ना कहीं तो पैर टिकेंगे ना आपके। तो भाई जो समुद्र की जो ओशन की जमीन होती है, जो ओशन का क्रस्ट वाला पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम आप बोल सकते हो लोअर क्रस्ट बोल देते हैं या फिर ओशनिक क्रस्ट बोल देते हैं। और ये किससे बनी होती है? तो भाई ओशनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिली होती है। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की जो डेंसिटी होती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि हमारी जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो वैसे वैसे जो चीजों की डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए, द बाउंड्री बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड कॉनरोड बाउंड्री। अच्छा, ये थोड़ा जान लो, है ना। ये बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ क्या होता है, जब एक लेयर से आप दूसरी लेयर में मूव कर रहे होते हो ना, तो जो ट्रांजिशन आता है, तो उस लेयर को, जो ट्रांजिशन वाली लेयर होती है, उसको हमने नाम दे दिया है। थोड़ा सा आपको इसमें समझ में आएगा, है ना। देखो, ये कॉनोड जो डिस्कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन है, किसके बीच में? अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। अपर क्रस्ट मतलब जो हमारा जो ओशनिक वाला, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, और लोअर क्रस्ट मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट है। तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन है, उस लाइन को हमने क्या बोल दिया? उस लाइन को बेसिकली हमने बोल दिया है कॉनोड डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अब दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है मोहोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है? तो भैया ये जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन है, जो यहाँ पे चीजें बदल रही हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं, इट्स कॉल्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी बेसिकली। तो ये जो चीज है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं या फिर मोहोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं। अच्छा, ये क्या है? आप देखो, गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या है? तो ये साइंटिस्ट थे, इनके ऊपर रख दिया गया था नाम। तो देखो, ये आउटर एंड इनर कोर, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो ट्रांजिशन है, चीजें बदल रही हैं। यानी कि होता है ना कि आप जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, तो आपको पता लगने लगता है चीजें बदल रही हैं धीरे, मौसम वहां का। जैसे आप मान के चलो यूपी से उत्तराखंड जा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे जो लगेगा ना, पहाड़ वगैरह शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। चीजें वहां पे जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा, वहां पे चीजें अलग दिखाई देंगी आपको। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम डिस्कॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो आप बोल सकते हो, आउटर और इनर कोर के बीच का जो डिस्कॉन्टिन्यूटी पार्ट है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गुटनबर्ग बोलते हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो रेपिटी किसे बोलते हैं? तो ये अपर और लोअर मेंटल के बीच जो एक ट्रांजिशन है। और वैसे ही लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है, लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी बेसिकली आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो डिफरेंस है या फिर जो ट्रांजिशन है, उसको हम बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपको ये मटेरियल याद रखना है, कौन कौन सा मटेरियल होता है। तो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, इसे हम सियाल बोलते हैं। और लोअर क्रस्ट की मैं बात करूं, यानी कि ओशनिक क्रस्ट की बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसका थोड़ा सा जो एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, थोड़ा सा इसका डेंसिटी जो है ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे मेंटल में जाओगे तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा मिलेगी, फिर अंदर कोर में जाओगे तो उसकी डेंसिटी और ही ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे ऐसे जो है चीजें बदलती रहती है ना। अब थोड़ी सी क्रस्ट
क्रस्ट के बारे में बात कर ले, द थिकनेस की बात कर ले, थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, आप बोल सकते हो जो थिकनेस है किसकी भाई, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल की थिकनेस की बात करूं तो ये वेरी करती है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर एज कंपेयर टू द ओशियनिक क्रस्ट। तो भाई यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना वो थिकर होती है, ऑब्वियसली बात है थिकर है, क्यों नहीं थिकर होगी, यहाँ पे पूरे जमीन भी वाला हिस्सा है, और ये क्या है, ये जो पूरा ओशियनिक वाला पार्ट है तो यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे ये, और ये तो यहाँ से शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा लाइक कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट होगा वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा थिकर होगा। तो वही लिखा है द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है थिकर एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो यहां से शुरू हो गई है ना, और ये जो है ये यहां से शुरू हुई है, यहां तक तो ओशन ही था इसमें, यहां तक तो क्या था, पूरा पूरा ओशन था इसमें, यहां से शुरू हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है इतना क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज, ये तो सारा द मीन थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 32 किलोमीटर। समझ में आ गया भाई, 32 किलोमीटर है। और यहाँ पे भी एक चीज है, यहाँ पे भी थोड़ा सा झोल है। क्या झोल है कि जो भाई यहाँ पे अब मान के चलो जो माउंटेन एवरेस्ट है, ये भी तो क्या है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट, है ना। अब यहां से लेके हम नीचे जाएंगे तो उसका तो और ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो ये भी वेरी करता है। तो यहाँ पे देखो मीन बताया, यहाँ पे एवरेज बताया गया, एवरेज जो थिकनेस है वो लगभग 32 किलोमीटर, वेयर एज द ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। तो ओशियनिक क्रस्ट की क्या है, सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये हमारे पेड़ वगैरह खड़े हैं, ये इंसान है, ये क्या है, काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये क्या है भाई, ये हमारा हो गया, है ना। अच्छा, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो मीन है वो है 32 किलोमीटर, है ना। और इसकी मैं बात करूं, इसका है कितना है, इसका जो है इसका है 5 किलोमीटर। इसकी थिकनेस की बात हो रही है, इसकी मीन थिकनेस कितनी है 5 किलोमीटर, और इसकी कितनी है, इसकी जो है इसकी है 32 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो वही है, वेयर एज दैट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैंने बताया ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा थिकर होती है, कहाँ पे, जो माउंटेन सिस्टम होता है, जो माउंटेन रीजन होते हैं ना, क्योंकि माउंटेन्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और माउंटेन्स तो काफी ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये 70 से 100 किलोमीटर के बीच में जो है वेरी करता है ना, 70 से 100 किलोमीटर में हिमालयन रीजन में। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा है, अब इसकी हम थिकनेस में ऊपर से लेकर नीचे तक काउंट करेंगे और जमीन के अंदर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो 70 से 100 किलोमीटर के बीच में जो है वेरी करेगा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात करें तो ये वेरी करता है, इसका जो मीन है वो 32 है, 32-30 है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये भी वेरी करता है जगह जगह, लाइक जो हिमालयन रीजन्स हैं यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो लाइक आप बोल सकते हो 70 से 100 किलोमीटर गहरी है, मतलब 70 से 100 किलोमीटर आपको जमीन के अंदर जाना पड़ेगा हिमालयन रीजन पे, ठीक है। चलिए, बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, अब हाँ यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है क्रस्ट की वो कितनी है, वो लेस देन 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है भाई, ये डेंसिटी है काइंड ऑफ, कितनी, 2.7, बहुत कम होती है हमारी क्रस्ट की है ये, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेंटल की। मेंटल मतलब क्रस्ट के बाद वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि हमारे ऊपर वाला क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, मेंटल हो गया, उसकी दूसरी जो लेयर होती है। सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, यानी कि हमारे जो आप बोल सकते हो क्रस्ट के बाद जो पार्ट शुरू होता है वो मेंटल का हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, सिलिका एंड आयरन। समझ में आ गया, यहाँ पे हल्का हल्का जो है आयरन कंटेंट आएगा, यहाँ पे आयरन कंटेंट आने वाला है यहाँ पे। तो जब आयरन कंटेंट मिक्स होगा इसमें तो इसकी ऑब्वियसली बात है डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, एज कंपेयर टू क्रस्ट। इट एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर। अब सोच के देखो, हम तो काइंड ऑफ क्या है, जैसे आप मैं एक एग से कंपेयर करूं ना, एग की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, एग की ऊपर वाली जो लेयर होती है, पपड़ी जो होती है, उस पर हम रह रहे हैं। क्योंकि भाई ये क्योंकि हम किसमें जो लाइक हिमालयन रीजन को भी इंक्लूड कर लें तो कितना किलोमीटर है, तो लगभग 70 से 100 किलोमीटर है। वैसे नॉर्मल कितना है, नॉर्मल तो 32 किलोमीटर का है, जिस पार्ट में हम लोग रह रहे हैं, हम इंसान जो है रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं भाई मेंटल से, तो मेंटल की जो डेप्थ है वो कितनी है भाई, 2900 किलोमीटर। तो हम तो वही काइंड ऑफ क्या है, जैसे हम बात करें जो एग होता है, एग का जो ऊपर का छिलका होता है, लाइक जो पपड़ी होती है, एग वाइट जो होता है, वाइट का ऊपर वाला जो शैल होती है उसकी एग की, तो हम उस पर रह रहे हैं अगर हम कंपेयर करें एग से, तो अर्थ को अगर एग से कंपेयर करें तो, ठीक है ना। तो वही है, तो मेंटल इज डिवाइडेड इनटू द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो भाई हम बात करें मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एथनोस्फीयर। अब सुनो, ये क्या होता है भाई, एथनोस्फीयर क्या होता है, तो देखो जब क्या होता है, जब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा फिगर समझने की कोशिश करो। ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये माउंटेन्स है, ये क्या है भाई, ये ओशन है, ठीक है। क्रस्ट पार्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर थिक हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक लेयर शुरू हो जाती है ना। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेंटल। ये देखो, ये क्या है, ये पूरा मेंटल वाला पार्ट है, ये वाला मैं पेन चेंज करता हूँ। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, कौन सा वाला पार्ट है, मेंटल वाला पार्ट है ना।
ये मेंटल वाला पार्ट है, और मेंटल का एक पोर्शन होता है बिल्कुल अपर मेंटल का, अपर मेंटल का एक पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, वीक जोन। अब जो लावा इरप्ट करता है ना, लावा जिस जगह से बाहर निकलता है, तो ये जो वीक जोन होता है ना, इससे होके जो है लावा बाहर इरप्ट करता है, याद रखना। तो इस वीक जोन को क्या बोलते हैं हम, इस वीक जोन को हम एथनोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। तो वही लिखा है, क्या लिखा हुआ है, देखो, द वर्ड एथनोस मींस वीक, है ना। तो एथनोस्फीयर एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। तो भाई ये जो वीक पोर्शन जो है, यानी कि मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक जो है अंदर तक डेप्थ है इसकी, है ना, गहराई इसकी। लेकिन इस 2900 किलोमीटर का जो अपर पार्ट है, अपर मेंटल वाला पार्ट है, उसका जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथनोस्फीयर बोलते हैं, इसकी डेप्थ कितनी है, तो इसकी जो डेप्थ है वो 400 किलोमीटर की है। एंड इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ये क्या होता है भाई, ये मेन सोर्स होता है मैग्मा का, यानी कि मैग्मा जो होता है यहां से ही बाहर निकलता है। मैग्मा विच कम्स ओवर टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। जो भाई वोल्केनिक इरप्शन, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन जो लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा जो है लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है, वो इस जोन से ही निकलता है, इस वीक जो पोर्शन होता है इससे ही जो है होते हुए निकलता है। अब लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्या था हमारा, मेंटल, है ना। मेंटल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना जो है डिटेल में दिया नहीं गया ये आपके बुक में, बट हाँ, जो जब आप पढ़ के आए हो 6-7 क्लास में, तो वहां पर डिटेल में दिया गया है। थोड़ा सा और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। द बाउंड्री विच डिवाइड्स द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल इज कॉल्ड द मोहरोविक। मोहरोविक या फिर मोहो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। जो अलग अलग काइंड ऑफ जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है उन्हें क्या बोल देते हैं, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है बेसिकली। जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके ऊपर ही जो है ये नाम रखे गए हैं, है ना। इसकी डेंसिटी कितनी होती है भाई, तो इसकी मैं बात करूं, इसकी डेंसिटी 3.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है भाई। मतलब सोच के देखो, ये इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू क्रस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये मेंटल ही चल रहा है, हाँ। तो अब यहां जैसे मैं बात करूं अपने क्रस्ट वाले पोर्शन की, तो इसकी कितनी थी, 2.7 थी। इसकी कितनी है, तो इसकी 3.9 है। तो यानी कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रस्ट, इसकी डेंसिटी जो है काफी ज्यादा है ना। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब यहां पे आपका डाउट क्लियर कर दो, आपका एक डाउट क्लियर कर दूं मैं कि भाई लिथोस्फीयर जो होता है ना, लिथोस्फीयर हम बोलते हैं ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना, एटमॉस्फेयर। तो भाई लिथोस्फीयर में कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, तो कंफ्यूज मत होना आज के बाद, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं आपको जो क्रस्ट वाला पोर्शन होता है ना, और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल होता है। यानी कि मेंटल के दो पार्ट है ना, एक तो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, और एक जिसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, अपर मोस्ट पार्ट मेंटल का और प्लस क्रस्ट वाला पार्ट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलके जो है लिथोस्फीयर को बनाते हैं, है ना। और इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस लगभग आप बोल सकते हो 200 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर मान लो, है ना। चलिए, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा कोर पे। ये तो हमारा दूसरा ही चल रहा था अभी तक, मेंटल वाला पोर्शन, है ना। कोर पे आते हैं तो भाई ये क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर बोली जाती है। तो कोर इज कंपोज्ड ऑफ हैवी मटेरियल, मेनली आयरन एंड निकल। तो भाई इसमें क्या भरा होता है, इसमें आयरन और निकल भरा होता है मेनली, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होती है ना। इसे क्या बोल दिया जाता है, नाइफ, NIFE, है ना। आयरन और निकल से मिलकर बना होता है। इट फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट डेंसिटी इज 35। सोच के देखो यार, लाइक हमने बोला था किसकी अगर बात करें, 2. कितनी थी इसकी, 2.7 थी शायद, है ना। हाँ, इसकी कितनी थी, 2.7, हाँ 2.7 थी इसकी। इसकी कितनी है, 13। तो थोड़ा कंपेयर करके देखो कितने टाइम्स है। अगर मैं 3 थोड़ा राउंड ऑफ करके 3 भी कर दूं, 3 × 4 मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं कोर और क्रस्ट को कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो इनकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये अंदर पाया जाता है। इसी वजह से जो लाइट मटेरियल है वो बाहर पाया जाता है, लाइक एल्यूमिनियम और ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको जो है इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और मैग्नीशियम की थोड़ी और ज्यादा होती है, तो मैग्नीशियम जो है थोड़ा सा मेंटल वाले पोर्शन में पाया जाता है, मेंटल वाले पोर्शन में पाया जाता है लाइक। और यहाँ पे इसमें आयरन भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो इसकी थोड़ी सी डेंसिटी और ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो टोटल जो है यहाँ पे आयरन और निकल से ही मिलकर बनाया है, ठीक है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। कोर की बात कर ली हमने, हाँ चलो ठीक है। द आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट एंड द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। यहां पे ये याद रखना बेटा, है ना। जो हमारी आउटर कोर होती है वो किस में होती है, वो हमेशा जो है लिक्विड स्टेट में होती है। यानी कि अगर मैं कोर की बात करूं, ये इनर कोर है और ये आउटर कोर है ना। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जो है क्या भरा हुआ है, इसमें जो है लावा भरा हुआ है। और इनकी अंदर की बात करूं, अंदर की कोर की मैं बात करूं, तो अंदर क्या है भाई, तो अंदर की जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, इसमें भी आयरन और निकल भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो, ये तो इट इज इक्विवेलेंट टू द सन भाई, है ना। अंदर क्या है, अंदर एक छोटा सा सूरज है भाई हमारे अर्थ के अंदर। तो हमारे अर्थ का अंदर जो एक पार्ट है वो अभी भी क्या है, गर्म है। क्यों गर्म है भाई, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो अभी तक गर्म है वो, ठीक है ना। तो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर आप बोल सकते हो पहुंच जाता है कोर का।
है ना, गुटनबर्ग मार्जिन इज द बाउंड्री बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर। तो भाई ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई, ये जो गुटनबर्ग मार्जिन जो है, ये एक जो डिस्कंटिन्यूटी है, ये किसके बीच में होती है, ये आउटर कोर और मेंटल के बीच में होती है। द लेमन बाउंड्री सेपरेट द आउटर कोर एंड द इनर कोर, है ना, और जो लेमन बाउंड्री होती है वो किसको सेपरेट करती है, आउटर कोर को और इनर कोर को, है ना। द कोर एक्सटेंड फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर। तो भैया इसकी जो लेंथ होती है वो इतनी होती है। तो भाई अगर हम क्रस्ट से कंपेयर करें तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर हम हमारी अपनी थोड़ा क्रस्ट से हम कंपेयर करें तो हमारी क्रस्ट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल हम क्या है, बिल्कुल हम काइंड ऑफ जो एग की शेल है ना उसके ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें वो हो जाती हैं। तो भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा मेंटल है, ऊपर का कोर है, ये ऊपर का ये मेंटल है, नीचे का ये पूरा कोर है, और हमारे ऊपर सबसे क्या है, हमारे ऊपर जो है सबसे क्रस्ट वाला पोर्शन जो है, ये वाला पूरा क्रस्ट का पोर्शन है, ये वाला मेंटल का, नीचे सबसे ज्यादा जो है ये आप बोल सकते हो कोर का जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो पोर्शन है ये पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ जो हमारा जो आधा पार्ट है चैप्टर का, पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट भी हो गया। अगले पार्ट में हम अर्थक्वेक्स के बारे में जानेंगे और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगले पार्ट में जो है ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लेक्चर को जो है यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको पूरा जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।